हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम करेंगे ई बिजनेस का सैम्पल पेपर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आपने उनकी अटेम्प्टेशन करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। साइड बाय साइड आपको क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया जाएगा एंड जो भी एक्सप्लेनेशन नीडेड होगी वो मैं आपको बोर्ड पे साथ के साथ समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारा है सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज आईटी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमें पता है आज के टाइम में इंटरनेट यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, ऐसी वास्ट टेक्नोलॉजीज अब हैं कि हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे विदाउट एनी वी कैन से डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे डाटा स्टोरेज की बात आ जाती है या इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात आ जाती है, डाटा बेस की बात आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें किसमें इंक्लूडेड होंगी? आईटी में। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कैसे मेंशन करना है कि जो आईटी है बेसिकली दिस इज रिलेटेड विद व्हाट। आपने तो पहले कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, जिसमें क्या है, स्पेशली जो कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है उसमें क्या होता है, स्टोरेज, डाटा शेयरिंग, डाटा बेस। ठीक है, या हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सेंडिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, तो ये मैंने मेन चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ठीक है, जो क्या है आईटी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यही चीज़ आपने भी बतानी है। आपने क्या है एक सेंटेंस फॉर्म में इसको लिखना है कि आईटी में क्या आएगा, इट इंक्लूड्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, या यहाँ पे आपने ऐसे लिखना है कि स्पेशली कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा, सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डाटा बेस। ठीक है जी, या डाटा शेयरिंग, ये चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। राइट, ये डिफरेंट पॉइंट्स थे इसलिए मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 लिखे हैं। आपने सेंटेंस फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख देना है। राइट, उसके बाद देखिए जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा जिसके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, प्राइवेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर आएगा ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो हेल्प कर रही है हमें ग्लोबलाइजेशन इरा में। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि हर एक बंदा जो है वो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, कोई ट्रेड कर सकता है, कोई अपना बिजनेस कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। राइट, सो ग्लोबलाइजेशन ठीक है जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद है कंप्यूटर्स play a major role in the field of medical diagnosis। ठीक है जी, अब आपको भी पता है जब आप भी किसी ना किसी कोई जैसे कोई चेकअप करवाने के लिए जाते हो या फिर आप किसी लेबॉर्ट्री में जाते हो तो कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट्स आपको मिलती है। तो यस, एब्सोल्युटली राइट, इसका आंसर सही है। देन है व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस enable user to enter information and command into the computer। ठीक है जी, ये किसका आंसर है? इनपुट डिवाइस का। इनपुट डिवाइस क्या होती है? ये यूज़र को अनेबल करती है टू एंटर द इंफॉर्मेशन एंड कमांड इनटू द कंप्यूटर।
ठीक है, कंप्यूटर में कमांड देते हैं और यूज़र जो है वो क्या है, इनपुट डिवाइस की हेल्प से क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, या जो भी वो कंप्यूटर में डाटा फीड करना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है, इजीली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जॉयस्टिक इज एन डिवाइस यूज्ड इन प्लेइंग गेम्स। अब ये क्या है, इनपुट डिवाइस है, इसकी हेल्प से हम जो है वो वीडियो गेम्स वगैरह जो है वो खेल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कीबोर्ड और माउस के बारे में बताया, ऐसे ही जॉयस्टिक्स होती हैं। ठीक है, या रिमोट कंट्रोल जिसको हम बोल देते हैं, उसकी हेल्प से हम स्क्रीन में जो है जो भी वीडियो गेम्स हैं वो देख के उनको प्ले कर सकते हैं। राइट, अब जैसे आगे है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, what is multimedia? Multimedia is combination of computer based system having more than one type of media। ठीक है जी, अब जैसे क्या आ गया कि हम ऑनलाइन क्या है ये टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं या वीडियो गेम्स हैं। ठीक है, जो भी क्या है, जो भी वर्क है या किसी भी तरह का कोई भी काम है, हम इलेक्ट्रॉनिकली और ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। राइट, वो मल्टीमीडिया में आ जाएगा। देन उसके बाद है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी सपोर्ट पावरफुल टूल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। येस, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि जो मल्टीमीडिया है वो एक पावरफुल टूल है बिजनेस कम्युनिकेशन का, क्योंकि उसकी हेल्प से ही हम मास इन्फॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन है वो हम क्या है मास जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं। मल्टीमीडिया की हेल्प से ही हम क्या है जितना भी हमारा जैसे सपोज एड्स हो गई, ठीक है, या हम सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम कोई भी ऐप या फिर कोई भी कंप्यूटर के ज़रिए कोई इन्फॉर्मेशन किसी भी जगह पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं या कुछ भी है, तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन का ये एक पावरफुल टूल माना जाता है, जिसकी हेल्प से बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो करते हैं। उनको ये पता चलता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं तो देन पता होता है कि किस तरीके से हम अपनी जो बिज़नेस हमारा है उसको हम ग्रो कर सकते हैं, क्या कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चनर्स वगैरह फिल करवा के, या फिर जैसे आपको भी कई बार ऐसा होता है ना कि कंप्यूटर्स या मतलब आपको मेल आती है या फिर फ़ोन्स पे ही आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर शॉप पे गए हैं, वहाँ पे आपने अपना नंबर जो है वो सबमिट किया होता है, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको मैसेज आता है कि क्या आपने जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने लाइक किया। अगर लाइक किया है तो मतलब क्या आपको उसमें बेनिफिट क्या लगा, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं क्वेश्चनेयर की फॉर्म में मतलब वो आपको आते हैं, आपने वो फिल करना होता है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया के थ्रू ही क्या है ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं बिजनेस के लिए, कि जो कम्युनिकेशन जो हम ये कहते हैं लेवल्स हैं उनको मीट अप करता है। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है नेटवर्क मेड अप of thousands of networks worldwide। ठीक है, WW वर्ल्ड वाइड वेब, WWW करके जैसे है ना .in.com वो चीज़। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, ये क्या है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क्स वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड्स के नेटवर्क का एक नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, एंड क्या है, किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आप जैसे गूगल पे सर्च करते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाता है। वही चीज़ क्या है, वो इंटरनेट टूल्स हैं। इंटरनेट के ज़रिए आपको क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी काम है, कुछ भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और आपके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है निकलवाना वो बहुत ही ईजी हो गया है। देन उसके बाद है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। अब देखो जैसे इंटरनेट के कंपोनेंट्स कौन से हैं, ठीक है। अब चाहे आप जैसे www हो गया, ईमेल हो गया, FTP, टेलनेट, ठीक है, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं वो इंटरनेट की हैं। अब आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए हैं, वो ऑप्शंस भी यही हैं, www एंड ईमेल, IRC एंड चैट, FTP एंड टेलनेट, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो मैंने 3 आपको बताए हैं ये सारे के सारे ही इंटरनेट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। देन उसके बाद है डैश इज यूज टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर अटैच्ड टू द इंटरनेट। तो इसका आंसर आएगा FTP, ठीक है, ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो फाइल्स ट्रांसफ़र होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि FTP इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर अटैच टू द इंटरनेट, राइट। उसके बाद है एक्सपेंड B2C। B2C क्या होता है? आपका 13 क्वेश्चन है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। कोई भी शॉप, ठीक है जी, कोई भी शोरूम, ठीक है जी, कोई भी ब्रांड है, ठीक है, उसका कोई भी आउटलेट है, ठीक है जी। ये सारे के सारे जो भी बिजनेसेस हैं या फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ अपना लिंक रखते हैं, ठीक है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली शॉप पे जा रहे हो, शोरूम में जा रहे हो, या फिर किसी भी ब्रांड आउटलेट में जा रहे हो, तो डायरेक्टली यू आर कनेक्टिंग, या मैं ये कह सकती हूँ कि कस्टमर्स आर या कंज्यूमर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। तो देन ये क्या करते हैं, आपका जब आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, या अगर वो आप किसी भी जगह पे मतलब मार्केट प्लेस पे आप विजिट करते हो, तो देन आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एड्रेस, ये चीज़ ली जाती है। तो देन आपको जब भी कोई स्पेशल ऑफर्स लगते हैं उसके लिए भी आपको जो है स्पेशल मैसेजेस आते हैं, ठीक है, आपको ऑफर्स बताए जाते हैं, सेल ऑफर होते हैं, ठीक है, या 15%, 10% लेस के कुछ ऑफर्स होते हैं, वो डायरेक्टली फिर ये बिजनेस यूनिट्स आपको डायरेक्टली लिंक करते हैं आपके साथ, ठीक है जी, बताते हैं कि अगर ये ऑफर्स हैं, मतलब इन्हांस करते हैं अपनी सेल्स को। तो B2C बेसिकली यही है कि बिजनेस डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कंज्यूमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर्स, मतलब जो भी कोई पर्टिकुलर बिजनेस है उसका डायरेक्टली लिंक किसके साथ है, कंज्यूमर्स के साथ। ये भी एक पर्टिकुलर क्या है, सप्लाई चेन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं किसके लिए, फर्दर पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स के लिए, ठीक है। फिर आगे वो किसके पास जाते हैं, कंज्यूमर्स के पास जाते हैं। जैसे सपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं जो आगे फर्दर फिनिश गुड को बनाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो क्या है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे सपोज मशीन्स ही बन रही हैं, कपड़ा बनाने की मशीन बन रही है, सिलाई मशीन की अगर मैं बात करती हूँ, वो भी मैन्युफैक्चर हो रही है, उसके बाद वो आगे ट्रेडिंग कंपनी में आ रही है जो उसको आगे बेचते हैं। तो फाइनल क्या है, फाइनली क्या बनता है, कपड़े सिलते हैं, कपड़े फाइनल प्रोडक्ट के जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आएगा कि जो भी पर्टिकुलर मशीन तैयार हुई है उस मशीन को आगे यूज़ किया जाएगा कपड़े सिलने के लिए, ठीक है। मतलब एक कंपनी के लिए दूसरी जो पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनी का क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन फर्दर फिर से वो कंपनी क्या करेगी, आगे उस प्रोडक्ट को सेल करेगी फॉर द फाइनल कंजप्शन, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट चेंज होती हैं। जैसे अब ये उसमें से ये एक है B2C, मतलब डायरेक्टली ये भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही B2B भी होता है, राइट।
तो उसमें से ही एक है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, B2C का क्या मतलब है, बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आपको डिफरेंटली, अगर आपको इसके लिए कुछ सेपरेट वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन इसकी दे दूंगी, राइट। उसके बाद देखिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। फर्स्टली तो ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। मतलब जो भी कोई वर्क है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, राइट। अगर इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो इट मीन्स जो मिडल मैन होगा उसके लिए वो ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट लिंक होगा, ठीक है, पर्सन्स के बीच में, या जो भी ई कॉमर्स के लिए ज़रूरी है उनके लिए। अब देखिए, ये तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंगली हमें पता चल गया, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे क्या है, अगर ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली किसी चीज़ की बात हो रही है तो इट मीन्स कि जो बीच में मिडलमैन होगा या एजेंट होगा उस चीज़ को तो एलिमिनेट किया गया है, राइट। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स, इसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट है इंटरनेट एनेबल कंप्यूटर, भाई ये तो ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली इस चीज़ की तो ज़रूरत होगी, ये तो ज़रूरी है। देन अ वेबसाइट टू शो द प्रोडक्ट, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद है अ मेथड टू रिसीव द पेमेंट, इसको भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो देन उसके लिए जो पेमेंट होगी वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद आगे है अ मिडलमैन, तो एब्सोल्युटली मिडलमैन जो होगा वही एलिमिनेट होगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो है या हर एक टाइप ऑफ सर्विस या कोई भी पर्टिकुलर जो काम है वो वर्क जो है वो कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट के ज़रिए, ठीक है। तो देन इसमें क्या है, मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 15th क्वेश्चन, डैश अलाउज यू टू अप्रोच इवन दोज पीपल हु आर सिटिंग एट द अदर एंड ऑफ द ग्लोब, ट्रेडिशन कॉमर्स और ई कॉमर्स, ठीक है। इन दोनों में से क्या है जो अलाउ करता है उन लोगों के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब जो भी पर्टिकुलर वर्क है या वो अप्रोच कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई कॉमर्स, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में तो वही आ जाएगा ना कि जो भी वर्क है वो क्या है, फिजिकली अगर पर्सन कोई एक दूसरे के साथ जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तभी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म होगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन ई कॉमर्स से क्या होगा, ई कॉमर्स से इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग जो है वो पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉनिकली वर्क जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे कहा भी यही गया है कि ई कॉमर्स अलाउ यू अप्रोच इवन दोज पीपल हु आर सिटिंग एट द अदर एंड ऑफ द ग्लोब, ठीक है। कोई ग्लोब के दूसरे एंड पे भी बैठा है तो उसको भी अप्रोच किया जा सकता है थ्रू ई कॉमर्स, राइट। मतलब ग्लोबलाइजेशन के इतने फीचर्स हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हम एक कोने से लेके दूसरे कोने पे भी कोई भी हमारा जो बिजनेस है या ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या इवन हम अगर जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि पंजाब वाले बच्चे ही पढ़ रहे हैं इस वीडियो को, कोई और बच्चे, जैसे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पंजाब के या नॉर्थ एरिया के ही लोग इसको देख रहे हैं, हो सकता है साउथ एरिया के भी लोग देख रहे हैं, फॉरेन के जो बच्चे हैं वो भी इसको देख रहे होंगे, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से हर एक चीज़ पॉसिबल हुई है, तो ई कॉमर्स जो है इसका राइट आंसर होगा। देन उसके बाद है 16th क्वेश्चन, डिफाइन ई पेमेंट। अब यहाँ पे ई पेमेंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ठीक है, जैसे हम अपने फ़ोन्स के थ्रू भी पेमेंट्स करते हैं या कंप्यूटर्स के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, वो चीज़। अब जैसे सपोज किसी वेबसाइट, कोई भी ब्रांड ले लो, ठीक है, उसकी वेबसाइट से आप डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, तो उसके लिए जब एंड में एक पेमेंट का मोड आएगा तो उसमें आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड की जो भी नंबर है वो डालोगे, ठीक है, या जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए उस चीज़ को, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो भी होगा वो उस चीज़ को आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली जितने अमाउंट का प्रोडक्ट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। और दूसरी बात फ़ोन के थ्रू, ठीक है, जैसे हमारा ये गूगल पे हो गया,
अपना पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, तो ये चीज़ें भी क्या है इनके ज़रिए से भी हम क्या है अपनी पेमेंट्स जो है वो मेड कर सकते हैं। देन है उसके बाद ई पेमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इंटरनेट पेमेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर वेब पेमेंट भी कहते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव आएगा। याद रखना 3 चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इंटरनेट पेमेंट और वेब पेमेंट, ठीक है जी, तीनों ही इंटरनेट से रिलेटेड है, राइट। देन उसके बाद है अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन टुडे यूज डेबिट कार्ड, एब्सोल्युटली राइट। डेबिट कार्ड के थ्रू हमारी जितनी भी पेमेंट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं वो होती हैं, ठीक है, चाहे हम क्या है अगर हम यूज़ करते हैं गूगल पे यूज़ करते हैं, ठीक है, जी पे, या फिर फ़ोन पे यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या है जो आपके बैलेंस होगा, ठीक है, डेबिट कार्ड का बैलेंस होगा या आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसी चीज़ को डिडक्ट किया जाता है। देन उसके बाद है क्वेश्चन व्हाट इज़ इनक्रिप्शन। इसका मतलब होता है, मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, एनकोडिंग ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा को इनकोड करना। देन डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, ठीक है, ये इसका बेसिक आंसर जो है होगा, ठीक है। इनक्रिप्शन मतलब इनकोडिंग दी डाटा, राइट। अब जब मैसेजेस हमने सपोज किसी को सेंड करने हैं तो देन क्या होता है, इनकोडिंग होती है, सो दैट जिसको मैसेज जा रहा है वो उस चीज़ को समझ सके, ठीक है, इजी एंड कॉमन लैंग्वेज में उस चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक। उसके बाद है रिस्क पोज्ड टू सिक्योरिटी इंक्लूड्स। अब इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्टली क्या है, वायरस अटैक्स, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, थेफ्ट ऑफ डाटा, ये तीनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। तो देन क्या है, रिस्क जो है हो सकता है, तो देन क्या है इससे बचने के लिए हमें सिक्योरिटीज़ जो है वो लगानी पड़ती हैं। सो वायरस अटैक, अनऑथोराइज्ड एक्सेस और थेफ्ट ऑफ डाटा, ये हमारे ऑल ऑफ द अबव तीनों के तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो सही है। रिस्क पोज्ड टू सिक्योरिटी इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव, मतलब वायरस अटैक, अनऑथोराइज्ड एक्सेस और थेफ्ट ऑफ डाटा। उसके बाद है अनऑथोराइज्ड एक्सेस, फ्रॉड और वायरस अटैक आर डैश रिस्क, ये क्या होंगे, टेक्निकल रिस्क, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकली वी आर डूइंग आवर वर्क, तो देन क्या है उसमें क्या है टेक्निक्स यूज़ हुई हैं, टेक्निकली हम क्या है इन चीज़ों के साथ जुड़े हैं, तो टेक्निकल रिस्क ही इसका सही आंसर होगा। देन उसके बाद है राइट एनी वन फीचर ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का आपने बताना है कोई भी एक फीचर। फर्स्टली आप ये देखिए कि अगर आपने आज के टाइम में कोई आपने लोन लेना है या सपोज इवन अकाउंट भी खुलवाना है तो घर बैठे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, ठीक है, विदाउट गोइंग एनीवेयर यू कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक और यू कैन ओपन योर अकाउंट फ्रॉम एनी बैंक वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो ई बैंकिंग का ये एक बेस्ट हमारा फीचर है। या अगर और भी फीचर्स आपने इसमें लिखने हैं तो जो जिस भी पर्टिकुलर बैंक से आप कनेक्टेड हो उसके आप देख लीजिए कि आपको क्या क्या फीचर्स घर बैठे ही मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे अब लोन की फैसिलिटी हो गई, ठीक है, या आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू किया है ऑनलाइन, ठीक है, मतलब आपने अप्लाई किया है उसके लिए तो वो घर बैठे ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये क्या है ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग में ये भी है कि अगर आपने अपना बैलेंस चेक करना है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं तो देन इलेक्ट्रॉनिकली टू फीड द इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू द बैंक साइट, तो देन वहाँ पे आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाल सकते हो एंड देन आपको फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन आ जाएगी रिलेटेड टू योर अकाउंट। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, कस्टमर्स विजिट टू द बैंक फॉर ई ट्रांजेक्शन इज। अब इसके ऑप्शंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट, नॉट एट ऑल नेसेसरी, नेसेसरी ड्यूरिंग 5 to 10 आवर्स और नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा नॉट एट ऑल नेसेसरी, ठीक है। अगर यहाँ पे ई ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो विदाउट गोइंग एनीवेयर कस्टमर कैन डू हर वर्क एट होम, ठीक है। या फिर क्या है कि उसको अगर
जाना है तो वो जा सकता है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी फॉर हिम और हर, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है। देन उसके बाद है क्वेश्चन, ATM आर इंस्टॉल्ड ऑन और ऑफ द बैंक प्रीमाइसेस। इट्स ट्रू, ठीक है, वहीं पे आपको ATM जो है वो जो ATMs जो है इंस्टॉल होते हैं। देन उसके बाद है व्हाट इज डिमेटेरियलाइजेशन? It is the process of conversion of physical form of share into electronic form. Then है a demat account is must for an investor to trade online. Yes, अगर ट्रेडिंग करनी है या शेयर्स से रिलेटेड आपको कोई मतलब आप उसमें डील कर रहे हो तो देन डीमेट अकाउंट इज नेसेसरी। देन है क्वेश्चन, इन e-trading sale purchase of securities happens on इंटरनेट, ठीक है, जहाँ पे e-trading की बात है मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिकली आप जो भी सिक्योरिटीज़ में डील करते हो तो देन उसके लिए ऑप्शन क्या होगा आपका? इंटरनेट। द इंटरनेट, द फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो द इंटरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन और द एक्यूरेट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ 5 P's रिलेटेड टू ई मार्केटिंग, ठीक है जी। ई मार्केटिंग के लिए 5 P's क्या हैं? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है, ये हैं हमारे 5 P's, राइट। देन उसके बाद है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट P ऑफ ई मार्केटिंग? ई मार्केटिंग का जो 5 P's हमने पढ़े हैं उसमें से कौन सा P नहीं है? ऑप्शंस हैं प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर, प्लेस एंड प्राइस। सो एब्सोल्युटली प्रोड्यूसर इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 P's ऑफ मार्केटिंग। देन है क्वेश्चन, डैश इज referred to as distribution और outbound logistics। इसका आंसर आएगा प्लेस, ठीक है, प्लेस इज refers to as distribution और outbound logistics। So by these questions हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन A, वो कंप्लीट है। कल मिलेंगे सेक्शन बी के साथ। इसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आपने बी सेक्शन में अटेम्प्टेशन करनी है क्वेश्चंस की, राइट। अब देखिए जो हमने ये क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, या जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस में आपने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, राइट। जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा गया है, ठीक है। मेजर जो चीज़ें जैसे हमने एक टॉपिक में हम जिन इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं वही चीज़ों से ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं, ठीक है। तो आपने जब भी किसी भी चैप्टर को रीड करना है या आपने इंट्रोडक्शन पढ़नी है या कोई भी आप टॉपिक कवर करते हो तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपने रखनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलना है, उसी से ही रिलेटेड आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ई बिजनेस का सेक्शन नंबर बी ऑफ सैम्पल पेपर, ठीक है। आई होप कि आपको सेक्शन ए अच्छे से समझ आ गया होगा, पता चल गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन बी के साथ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपने आईटी के बारे में डिफाइन करना है। इसमें आपने सबसे पहले लिखना है आईटी क्या होता है, क्लोज रिलेटेड मीनिंग देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है आईटी डील्स विद कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद यूनेस्को के बारे में आपने डिफाइन करना है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है।
तो इसमें इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वर्ल्ड पीस है, ठीक है, थ्रू साइंटिफिक एंड कल्चरल नॉर्म्स एंड वर्ल्ड वाइड क्या है इसमें जो कोलैबोरेशन है नंबर ऑफ नेशंस की, जिसमें कनाडा, ग्रीस, ब्राज़ील, यूएस, इंडिया और भी ऐसे देश इसमें इंक्लूडेड हैं, राइट। तो इसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन देनी है। देन उसके बाद है यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसमें लिखा है आईटी इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, hardware and software, it is equally concerned with the applications that it generates in man's social, economic and cultural life। ठीक है जी, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर, एक्सप्लेन टू ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने कंप्यूटर के बारे में बताना है। कंप्यूटर क्या होता है? इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज कंप्यूटर। 3 मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि जो सेक्शन बी है उसमें क्या है, क्वेश्चन 2 से लेके 16 तक आपने जो है उसमें अटेम्प्टेशन करनी है। तो नंबर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। सेक्शन बी में सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आईटी के बारे में आपको बताया, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड इसके आपने फीचर्स या अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपने लिखना है और मशीन, ठीक है। जिसमें क्या है कि विच टेक इनपुट फ्रॉम यूजर्स, स्टोर द डाटा, प्रोसेसिंग द डाटा एंड जनरेट द आउटपुट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन, ठीक है, बाय द यूजर, राइट। अब सपोज आप कंप्यूटर, आप सबको पता ही है और मुझे भी आई थिंक एज सच इसमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है कंप्यूटर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूज़र, मतलब क्या है कि हम अगर सपोज एक्सेल में कोई शीट बनाना चाहते हैं तो हम क्या है कीबोर्ड की हेल्प से हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ डाटा फिल करते हैं, ठीक है। जो भी हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए, जो भी आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम पहले इनपुट डालते हैं, ठीक है। या और छोड़ो, हम क्या है सीधा गूगल पे सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू हम क्या है कीबोर्ड की हेल्प से हम कोई भी क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। अगर सपोज हमारे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है या किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड हमने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो अगर वो चीज़ हम फिल कर रहे हैं तो उसका आउटकम निकल के हमारे सामने आता है। मतलब हम क्या है इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट के ज़रिए हमें क्या है हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो हमें दिख रहे हैं। तो यही कंप्यूटर है, ठीक है जी। कि जैसे आपने क्या लिखना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है, और क्या है जो यूज़र है वो क्या है इनपुट देता है, देन उसके बदले में अकॉर्डिंग टू उसकी जो भी नीड है उसके हिसाब से उसको आउटपुट मिलती है, जो भी वो इनपुट फिल करता है। देन उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो देन एक्यूरेसी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, फास्ट स्पीड और इकोनॉमिकल, ठीक है जी। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने हैं। तो वेरी सिंपल है, अच्छे से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर, नेम इट्स कंपोनेंट्स। अब हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से कंप्यूटर में जो भी फंक्शनिंग है वो होती है, ठीक। और हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जस्ट हम क्या है, हम कंप्यूटर में जो आउटकम निकल के आता है उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो हार्डवेयर में आपने क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है ये, एंड इट इज़ टेंजिबल डिवाइस, द वेरियस इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग डिवाइसेस कनेक्टेड इन द कंप्यूटर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट द हार्डवेयर। उसके बाद देखिए कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हार्डवेयर के।
इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मल्टीमीडिया, और कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, ये आपने यहाँ पे बता देनी है, मतलब ऐसा इनकी आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, जस्ट आपको पूछे गए हैं फीचर्स तो आपने कंपोनेंट्स, तो आपने 1 बाय 1 उनके बारे में बता देना है। ठीक है, सो जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, 5 to 10 लाइन्स तक ही आपने लिखना है, इससे ज़्यादा आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है जी, अब कंप्यूटर में जो मेमोरी यूज़ होती है उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, मेमोरी के क्या क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाना है जिसमें क्या है, मेमोरी के बारे में आपने जो उसके टाइप्स हैं उनको लिखना है, और देन 1 बाय 1 आपने उसकी 1 या 2 लाइंस में एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक, अब जैसे हैं वॉलेटाइल मेमोरी, उसके बाद है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, देन है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इसके बारे में बताना है। अब देखिए वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वॉलेटाइल मेमोरी रिटेन्स स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन इट एज लॉन्ग एज द पावर इज ऑन। ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक मेमोरी स्टोर रहती है। रैम इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, जो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी में आती है। ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। देन इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई कट ऑफ। ठीक है, ये जो वॉलेटाइल मेमोरी है क्या है, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, मतलब तब तक के लिए ही रहती है जब तक हमारा पीसी जो है वो ऑन रहता है, पावर ऑन रहती है। जब पावर चली गई तो देन डाटा जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक, उसके बाद है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर एंड इसको हम रोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो देन इसमें क्या आएगा कि ये परमानेंट नेचर की होती है एंड कंटेंट रिटर्न जो होते हैं इसमें दैट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ठीक है, जो भी कंटेंट लिखा है वो ऑल्टर नहीं हो सकता, जो एक बार लिख दिया ठीक है सेव हो जाता है एज इट इज़। देन उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, और ये क्या है, एक्सटर्नल है। ठीक है जी, प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्टर देन दी सेकेंडरी मेमोरी। ये कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। देन है सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए फटाफट से याद कीजिए सेकेंडरी मेमोरी कौन सी मेमोरी है। जैसे हम क्या है डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क जैसे पहले आती थी। ठीक है, तो वो चीज़ें सारी क्या हैं सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट इन नेचर। It is an external memory. It is slower than main or primary memory but can store large amount of data. Very simple. तो इसमें ऐसा कुछ खास समझाने वाला नहीं है, जो मैंने आपको बताया है सिर्फ उतना ही आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। कहने का मतलब ये है कि जो कंसेप्ट आपसे पूछा गया है उसको आपने 5 to 10 लाइन्स में ख़त्म करना है। अगर पॉइंट्स हैं तो उनको एक एक दो दो लाइन्स में एक्सप्लेन करके ख़त्म करना है। ठीक, उसके बाद है डिफाइन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया
मल्टीमीडिया क्या है? दिस इज द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विद हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड ग्राफिक्स, फुल मोशन, फुल स्क्रीन वीडियो, हाई क्वालिटी कॉम्बिनेशन विद टेक्स्ट एंड हाई fidelity sound. Thus multimedia combines the audio visual part of the television. ठीक है, ये क्या कंबाइन करता है? इट कंबाइंस ठीक है, मेन ये चीज़ आपने याद रखनी है। एंड द पब्लिशिंग पावर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस एंड इंटरेक्टिव पावर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये तीन चीज़ों में क्या है जो मल्टीमीडिया है वो कंबाइन करता है ऑडियो विजुअल पार्ट, जिससे हम क्या है वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है, इन इंडिया मल्टीमीडिया स्टार्टेड टेकिंग रूट अराउंड 1990, ठीक, 1990 में ये शुरू हुआ था इंडिया में, एंड इट्स मार्केट इज़ स्टिल ग्रोइंग ट्रमेंडसली, ठीक है जी, ये ग्रो कर रही है। उसके बाद है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हेडफोन्स? हेडफोन्स आर नॉर्मली डिटैचेबल using a jack plug. Headphones can also be used with full size stereo components. Headphones are used in live situations by DJs and sound engineers for monitoring channels independently from what the public hear. Headphones may be used to prevent other people from hearing the sound either for privacy or to prevent disturbance, ठीक है। सिंपली आप हेडफोन यूज़ करते हो, ठीक है, क्या क्या आपको उसके फीचर्स लगते हैं या हेडफोन्स क्या होते हैं, सिंपली उसके बारे में आपने 4 लाइनें लिख देनी है, राइट। अब देखिए आगे है क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स या फीचर्स ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के क्या फीचर्स हैं? We can communicate with each other without any disturbance, without any hindrance, ठीक है। Computers can be connected with the internet, ठीक है, ये आप बता सकते हो, और हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। अगर हम क्या है कहीं पे भी बैठे हैं, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम, जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो सकती है थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है। और इसके बारे में ये बताना है आपने कि जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हैं, द सिस्टम इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वायर्स और केबल और वायरलेस, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का ये भी फ़ायदा है कि अगर अब देखिए हमारे पास फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वायरलेस है, वायरलेस कनेक्टिविटी जो है हमारे फ़ोन्स में अवेलेबल है, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल्स हम करते हैं, ऑफिसेज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वो भी थ्रू इंटरनेट होती है। मतलब इस तरीके से जो भी मेजर पॉइंट्स बनते हैं जो आपको पता ही है नाउ अ डेज, ठीक है, तो वो सारे फीचर्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, और एटलीस्ट आपने 4 या 5 फीचर्स आपने लिखने हैं, सिंपल एक एक लाइन में आप बता सकते हो। देन है उसके बाद व्हाट नेक्स्ट 9th नंबर है क्वेश्चन का, आर इंटरनेट एंड www द सेम थिंग? द इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, इंटरनेट का आपने ये लिखना है। देन आपने बताना है द इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर नॉट सेम, द वर्ल्ड वाइड वेब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट की हेल्प से ही आप क्या है वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो कलेक्ट कर सकते हो, जो भी सर्चिंग मोड्स हैं वो यूज़ कर सकते हो फॉर सर्चिंग सम डाटा, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक। देन है राइट डाउन एनी 2 फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स, एनी टाइम एनीवेयर सर्विस और ऑनलाइन मार्केटिंग,
ई कॉमर्स है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब क्या है? अगर ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जैसे शॉप्स हैं या ब्रांड के आउटलेट्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं अपने कस्टमर के साथ थ्रू ये इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिकली दे आर डायरेक्टली सेंड मैसेजेस टू दी कस्टमर्स, ठीक है, अपने ऑफर्स के बारे में बताते हैं या जो भी सेल्स हैं उनको मैच्योर करते हैं, ठीक। तो मार्केटिंग में क्या आएगा कि वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं सो दैट कि हर एक जिस भी पर्टिकुलर स्लॉट में वो जहाँ पे भी अपनी एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई भी पेपर पे एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन, ठीक है, सोशल मीडिया यूज़ करके वहाँ पे मार्केटिंग करी जा सकती है, ठीक। सिंपली आपने ऐसे लिख देना है कि बाइंग एंड सेलिंग इज नाउ बिकम वेरी इजी थ्रू इंटरनेट, दिस इज इंक्लूडेड इन ई कॉमर्स, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। देन है व्हाट इज वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट लॉ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ राइटर्स सो दैट द अदर मे नॉट कॉपी और प्रिंट द मैटर। कॉपीराइट हम बोल देते हैं ना कि यार तेरे पास कॉपीराइट है ना, तो या हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता या फिर हम ऐसा नहीं लिख सकते या कुछ भी, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं। तो कॉपीराइट का बेसिकली मतलब ही ये है कि जो एक बारी जिसने भी इन्वेंटेड किया है वो कॉपीराइट करवाता है सो दैट दूसरा बंदा क्या है वो सेम चीज़ या मतलब कुछ भी कॉपी ना कर पाए जो आपने किया है, ठीक है। तो उसी के बारे में ही यहाँ पे बताया है कि इसका क्या मतलब है। कहते हैं कि अगर क्या है वायलेशन होती है कॉपीराइट की, तो फर्स्टली क्या है, जो कॉपीराइट लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ राइटर्स सो दैट कि जो भी उनका प्रिंटेड मैटर है वो कोई और कॉपी ना कर ले, ठीक है, या चुरा ना ले कुछ भी। सो द डाटा कैन बी पब्लिश्ड ऑन द नेट बट इन मेजॉरिटी of the cases that data is copied, distributed and used without the knowledge of the writer. Copyright law has relation with hardware, software and source code etc. IT Act is silent about copyright issues, ठीक है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है इसके बारे में। देन है ई कैश। ई कैश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक जब आप मनी ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक कैश जिसको हम बोल देते हैं, बेसिकली जैसे मैंने बताया था आपको कि आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए आप क्या करते हो, अपने जो भी ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनको डन करते हो, ठीक है, उसके बारे में बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कैश और ई कैश प्रोवाइड द मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन पार्टीज ऑन ए नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो ये सभी जो ऐप्स हैं ये किसके हेल्प से चलती हैं? थ्रू इंटरनेट, ठीक। देन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ एडिक्वेट मेथड प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट यूजर्स डाटा एंड सिस्टम, ठीक, इसके बारे में बताना है। देन इट इज़ द अडॉप्शन ऑफ सर्टेन मेजर्स विच सेफगार्ड कंपनीज क्रूशियल डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज़। देन आपने बताना है द पोटेंशियल कस्टमर वांट दैट हिज डाटा इंफॉर्मेशन मस्ट गो टू द कंपनी फर्म with which he is making deal and not to someone else. His credit card information or other payment mechanism are secure and confidential. On the other hand, seller companies also want that their system must remain protected from intruders and they cannot tamper with the data, ठीक है। तो इंटरनेट सिक्योरिटी यही है कि फर्स्टली अगर हम ये कहते हैं कि टू पार्टीज़ हैं, अगर उनमें कोई एग्रीमेंट है या सपोज सेल परचेज की ही बात है, तो बायर भी ये चाहता है कि उसके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन के पास ना जाए और जो सेलर है वो भी ये चाहता है कि उसके जो भी मतलब टर्म एंड कंडीशंस
या सपोज जो भी डाटा है, ठीक है, वो किसी थर्ड पर्सन के पास ना आ जाए। तो इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करती है दोनों के इंटरेस्ट को। देन क्या है, इट इज़ व्हाट इज़ ट्रेडिशनल बैंकिंग। ट्रेडिशनल बैंकिंग क्या है कि जब पहले टाइम क्या होता था कि जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी बैंक्स में, पहले तो उसमें पेपर वर्क होता था, ठीक है जी, और जो कस्टमर हैं वो भी जब बैंक में विज़िट करते थे तभी वो अपने अकाउंट का बैलेंस या उन्होंने जो भी पेमेंट निकलवानी थी तब वहाँ पे फॉर्म फिल करके ही निकलवा सकते थे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बैंकिंग में मतलब जो भी हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस होती थी या कोई भी वर्क होता था उसमें टोटली पेपर वर्क होता था, ठीक है, एंड पीपल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर डूइंग ऑल दी थिंग्स, ठीक है जी। तो वहाँ पे क्या है, लोगों का होना ज़रूरी होता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, आपको पता ही है, ई बैंकिंग सिस्टम आ गया है जिसमें क्या है कि सिस्टम के थ्रू इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम जनरेटर जो वर्क है वो हो जाता है, ठीक। तो आपने ट्रेडिशनल बैंकिंग में यही बताना है कि पहले टाइम में बैंकिंग सिस्टम कैसा होता था। जैसे यहाँ पे लिखा है, ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोवाइड्स द वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक ऑफिस। द कस्टमर हैड द हैबिट ऑफ गोइंग टू हिज ओन बैंक वेयर ही हैज़ हिज अकाउंट, ठीक है। तो उसको वहाँ पे जाना ही होता, या जाने की आदत ही थी कि जहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है मैं वहाँ जाके पहले तो पता करके आऊँ मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, या मैंने निकलवाने हैं तो स्पेशली बैंक जाना, ठीक है, फिर वहाँ से पैसे निकलवा के आना, एंड सो मैनी मोर थिंग्स। तो यही ट्रेडिशनल बैंकिंग है, इसके बारे में जस्ट हल्की सी आपने इंफॉर्मेशन देनी है। देन उसके बाद 15th क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ ट्रेडिशनल ट्रेड। ट्रेडिशनल ट्रेड क्या है, द सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग अंडर विच शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एक्सचेंज are known as traditional trade or traditional trading. The working hours of such trading are fixed and lot size of the number of shares and securities to be traded is also fixed. The trading system is very time consuming and involve lot of paperwork. जहाँ पे ट्रेडिशनल वर्ड आ गया, इट मीन्स कंप्यूटर सिस्टम के पहले की बात करी गई है। जब से कंप्यूटर सिस्टम आया है तब से तो सारा काम ही इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, ठीक है। तो जहाँ देखिए ये दो क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही आए हैं, ट्रेडिशनल बैंकिंग और ट्रेडिशनल ट्रेड। ट्रेडिंग क्या है, जो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ है, वो कैसे होती थी ट्रेडिशनल टाइम पे, ऑन द फ्लोर ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, कि मतलब जहाँ पे सेल एंड परचेज होती है सिक्योरिटीज़ की, ठीक है, वहाँ पे जाके ऑफिस में जाके ही आप जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज कर सकते हो या सेल कर सकते हो। लेकिन नाउ डेज क्या हो गया है, सारा सिस्टम ही बदल गया है, ऑनलाइन आप जिस भी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, जिस भी कंपनी के शेयर्स बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग क्या है, ई मार्केटिंग इज मार्केटिंग दैट यूटिलाइजेस द इंटरैक्टिव इंटरनेट एज कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। तो मार्केटिंग में देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कम्युनिकेशन आ रही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ रहा है, ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, जो सारी की सारी क्या है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट पॉसिबल है, राइट। अब चाहे क्या है, मार्केट से आपने ये डाटा इकट्ठा करना है कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है। मार्केटिंग का एक मेन मोटो ये भी होता है कि उन्होंने पहले चेक करना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने, कि एक्चुअल में कि हमारे जो कस्टमर्स हैं, मतलब जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमने प्रमोशन करनी है उसके लिए पहले हमने ये चेक भी करना है कि कौन कौन से कस्टमर ऐसे हैं जिनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट से मैच करते हैं। तो वो क्या है, ऑनलाइन डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, क्वेश्चनियर्स लोगों को फिल करवा के वहाँ से डाटा इकट्ठा कर सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है जी। तो मतलब क्या है, इससे इंफॉर्मेशन आ जाती है। या फिर जब क्या है, मास कम्युनिटी में इंफॉर्मेशन देनी है या एडवर्टाइजमेंट करनी है प्रोडक्ट की, तो क्या है, जैसे फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, मतलब ऐसे हमने क्या है सोशल मीडियाज़ यूज़ करने हैं जिसमें पता है कि लोग जो है वो कनेक्टेड हैं आपके साथ।
तो आप उसके ज़रिए भी आप मार्केटिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक, तो जहाँ पे वर्ड मतलब जैसे लिखा है ई मार्केटिंग, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। सो ऑल द वर्क रिलेटेड विद मार्केटिंग, ठीक है, किससे होता है? थ्रू इंटरनेट, राइट। तो इसके बारे में आपने बता देना है सिंपली। आगे लिख देना है, इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट ऑल्सो, इट कैरीज आउट नॉट ओनली टेक्स्ट ग्राफिक्स बट ऑल्सो ऑडियो विजुअल कंटेंट, राइट। सो बाय दिस आपका जो सेक्शन सेकंड है, मतलब सेक्शन बी है, वो कंप्लीट होता है। हमने नंबर 2 से लेके नंबर 16 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, ठीक है। नॉर्मली मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चंस में क्या है, कैसे आपने कंसेप्ट्स को क्लियर आउट करके अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपने लिखना है, ठीक है। और बार बार बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, जस्ट मैंने अब आपको यही अंडरस्टैंड करवाया है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखना है, ठीक है। तो आपने एग्ज़ाम में भी टू द पॉइंट आंसर देना है, जितना पूछा गया है उसके बारे में बताना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम कवर करेंगे ई बिजनेस का सेक्शन सी, ठीक है, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बताऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ कैसे आपने डायग्रामेटिकली उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है, और एक्सप्लेन करूंगी जो भी उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे क्वेश्चंस के, ठीक है। ठीक है, सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको क्विकी रिवीजन से बुक से आपको समझाऊंगी कि कैसे आपने क्वेश्चंस जो हैं वो समझने हैं, किस तरीके से आपने एक्सप्लेनेशन देनी है एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एरियाज वेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज सीन इन अ पॉजिटिव मैनर। तो इसका मतलब ये है कि आपने आईटी के बेनिफिट्स डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है डिस्कस 4 सच एरियाज। तो कौन कौन से एरियाज में आईटी बेनिफिशियल है उसके बारे में आपने बताना है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो जितनी भी आईटी सेक्टर में जॉब्स हैं वो किससे रिलेटेड है? जॉब से रिलेटेड है। इवन आईटी सेक्टर ही क्यों, जैसे कितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या कहीं पे भी कोई ऑफिसेज हैं, तो हर एक जगह कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं, क्योंकि जॉब्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? डाटा एंट्री से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फ्रंट ऑफिस जॉब्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो आईटी बेनिफिशियल है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। देन उसके बाद है बेनिफिशियल फॉर पब्लिशिंग सेक्टर। पब्लिशिंग सेक्टर में सबसे पहले ये देखिए आप, डीटीपी, ये क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या है पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, जिससे क्या है जैसे फोटोशॉप वगैरह हो गई, ठीक है, या पेज मेकर, ठीक है, इन चीज़ों के लिए ये बेनिफिशियल है। जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए ये बनाने में काम आता है, ठीक। तो ये भी क्या है, बेनिफिशियल है फॉर पब्लिशिंग सेक्टर। उसके बाद देखिए एकेडमिशियन एंड आईटी टूल्स, ठीक है। तो क्या है, एडमिशंस एंड आईटी टूल्स में क्या लिखा गया है? एडमिशंस आर मेकिंग यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स टू मेक देयर सब्जेक्ट टॉपिक लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब जैसे सपोज हम भी ऑनलाइन आपको गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अब जैसे प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, प्रोजेक्टर्स की हेल्प से आपको जैसे पीपीटीज की फॉर्म में भी लेक्चर्स दिए जाते हैं, वो चीज़। दे एड 3D इफेक्ट टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, ठीक है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं या केजी के बच्चे हैं, उनके लिए भी ये प्रोजेक्शन टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं, जिससे क्या है ऑडियो विजुअल के ज़रिए जब बच्चा जो पढ़ रहा है उसको जब प्रैक्टिकली चीज़ दिखाई जाती है तो वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाती है बच्चे के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आईटी सेक्टर ने हर एक जगह पे, ठीक है, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कहीं पे भी हर एक जगह क्या है अपना बेनिफिट दिया है, जिससे क्या है कि जो सब्जेक्ट्स हैं या लेक्चर्स हैं उनको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। देन उसके बाद है यूज़फुल इन स्टोर एंड सुपरमार्केट्स, ठीक है। स्टोर्स एंड सुपरमार्केट्स
में आईटी टूल्स का यूज़ होता है। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, बिल्स आर प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली वेयर द आइटम्स आर स्कैन्ड विद ऑप्टिकल रीडर्स, पेमेंट्स आर मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, चिप और पिन टर्मिनल्स एक्सेट्रा। अब जैसे आप सपोज मोर या रिलायंस के स्टोर में आप जाते हो तो वहाँ पे क्या है, जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर अलग से जैसे बारकोड्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो जब आप वो प्रोडक्ट लेके आते हो काउंटर पे तो वहाँ पे क्या है, वो प्रोडक्ट स्कैन होता है, उसके बाद उसका प्राइस आपको बता दिया जाता है, देन ऑटोमेटिकली ही जो बिल है वो जनरेट होता है। तो देन आपने अगर कैश पेमेंट करनी है तो आप कैश कर सकते हो, नहीं तो क्या है, आप देखिए पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या डेबिट कार्ड या फिर आप ऑनलाइन जैसे गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह उसके थ्रू भी पेमेंट्स आप कर सकते हो। तो ये आईटी के ही बेनिफिट्स हैं, राइट। अब ये 4 पॉइंट्स हैं, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए इन 4 पॉइंट्स को आपने डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है। पहले तो आपने आईटी का मीनिंग देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने आईटी का जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनका आपने डायग्राम बनाना है, ठीक है। जैसे है फर्स्ट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है जी, एक पॉइंट ऐसे हो गया। उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, बेनिफिशियल फॉर पब्लिशिंग सेक्टर, देन है हमारे पास थर्ड पॉइंट, एकेडमिशियन एंड आईटी टूल्स। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट, यूजफुल इन स्टोर्स एंड सुपर मार्केट्स, राइट। सो क्या है कि आपने इस तरीके से जो डायग्राम्स हैं वो बनाने हैं, इनको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जैसे ये मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है जी। अब देखिए जो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जब आपने ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है, ये सेम चीज़ यहाँ पे आपने लिखनी है। अब इसमें आप ये लिख सकते हो कौन कौन सी जॉब्स जो हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। जैसे डाटा एंट्री जॉब्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, या फ्रंट डेस्क जॉब्स। मतलब इन सभी में क्या यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो देन उसके बाद आपने मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद बेनिफिशियल फॉर पब्लिशिंग, ठीक है, सेक्टर, ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या बता देना है, जैसे DTP हैं, क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है जी। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देनी है, फोटोशॉप, ठीक है, या वीडियो मेकिंग, ठीक है। इस तरीके से मतलब कहने का क्या है, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स बनती हैं वो आपने इन पॉइंट्स में डिस्कस करनी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख रही हूँ। आपने जब एक्सप्लेनेशन देनी है तो साथ में या तो फिर एक छोटा सा यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो उसमें ये चीज़ लिख दीजिए सो दैट कि आप वो चीज़ यहाँ पे हाईलाइट कीजिए जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, कि मतलब जो पॉइंट से एग्जैक्ट रिलेट करती है उस चीज़ को आप मेंशन कीजिए
ठीक है। ये भी ज़्यादा जब मतलब आप स्कोरिंग के लिए अच्छा है कि आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। इससे एग्जामिनर को भी ये पता चलता है कि किस तरीके से आप की अंडरस्टैंडेबिलिटी है, कैसे आपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन है हमारा 18th, व्हाट इज़ मल्टीमीडिया, राइट 4 बेनिफिट्स ऑफ मल्टीमीडिया। ठीक है, अब मल्टीमीडिया है, इसकी आपने इंट्रोडक्शन देनी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पहले आपसे पूछा ही है, राइट व्हाट इज मल्टीमीडिया। ठीक है, मल्टीमीडिया के बारे में बताइए। तो देन आपने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन देनी है मल्टीमीडिया की, राइट। मल्टीमीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑफ हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स, फुल मोशन, फुल स्क्रीन वीडियो। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। हाई क्वालिटी कॉम्बिनेशन विद टेक्स्ट और हाई फिडेलिटी साउंड, ठीक है, ऑडियो विजुअल जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, मल्टीमीडिया कंबाइन द ऑडियो विजुअल पार्ट ऑफ टेलीविजन। अब जो हम टेलीविजन पे देखते हैं, टीवीज पे देखते हैं, वो भी क्या है, मल्टीमीडिया ही है। मल्टीमीडिया की हेल्प से ही क्या है, ऑडियो विजुअल पार्ट को कंबाइन किया जाता है। जो हम पिक्चर देखते हैं उसी पिक्चर की साउंड हमें सेम एज इट इज सुनाई देती है, जो भी वो उसमें वीडियो में जो भी चल रहा है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स देखिए, सेम ऐसे ही जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसी तरीके से आपने फिर से डायग्राम बनाना है, क्योंकि ये पॉइंट्स हैं। आपने इन पॉइंट्स को डायग्रामेटिकली पहले प्रेजेंट करना है, उसके बाद आपने उसकी 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक। देखिए डायग्राम आप किसी भी फॉर्म में कैसे भी बना सकते हो, मल्टीमीडिया, ठीक है। अब मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूँगी। फर्स्ट है पॉइंट मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है। अब इसमें आप क्या बताओगे, जो वीडियोस चलती हैं या सॉन्ग्स चलते हैं उसके बारे में। यहाँ पे आप छोटा सा यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, सॉन्ग्स, वीडियोस, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मूवीज़ लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर आगे सेकंड पॉइंट, मल्टीमीडिया एंड ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो इसमें आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मॉड्यूल्स, ठीक है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है उसके बारे में बता सकते हो, मतलब वही ऑडियो विजुअल जो भी टेक्निक्स यूज़ करके। देन उसके बाद मल्टीमीडिया एंड ऑफिस एप्लीकेशंस, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो मेल्स हो गई, ठीक है, या फिर यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई, ठीक है, वॉइस मेल्स हो गई, ये चीज़ें, ठीक है। ऑफिस, ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड आपने यहाँ पे लिखना है कि ऑफिसेज में भी मल्टीमीडिया जो है वो यूज़ होता है, ठीक। तो उसके बारे में ऐसे छोटी सी आपने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल्स देनी है। देन उसके बाद है आगे हमारा पॉइंट लास्ट, मल्टीमीडिया एंड वेब, मल्टीमीडिया एंड वेब। अब इसमें आपका क्या आएगा कि जो एनिमेशंस हैं, ठीक है, या फिर इंटरनेट में आप जैसे कोई गेम्स वगैरह हो गई, ठीक है, या इमेजेस वगैरह होगी, वो, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो उस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। ऐसे आपने 4 पॉइंट्स लिख देने हैं। देन क्या है, आप सामने ही एक्सप्लेनेशन जो है
उन पॉइंट्स की कर सकते हो। कुछ इस तरीके से डायग्राम बना लो, ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देन अब देखिए कि इसमें क्या क्या लिखा है, हम उसको भी रीड आउट करते हैं। मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट में देखिए क्या है, इज़ नाउ वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से जुड़ा है तो कहते हैं एंटरटेनमेंट में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, ठीक है। वेयर देयर आर वेरियस एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग मल्टीमीडिया गेम्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या किड्स या फिर यूथ जो है वो इन्जॉय करता है। जैसे गेम जोन्स हैं, ठीक है, उनमें भी काफ़ी सारी गेम्स हैं जिसमें ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया का यूज़ किया गया है, जिसके ज़रिए बच्चे क्या हैं उन गेम्स को इन्जॉय करते हैं, खेलते हैं। वन कैन लिसन टू हिज फेवरेट सॉन्ग्स वाइल वर्किंग, ठीक है, ये भी मल्टीमीडिया के ज़रिए है। अब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, साथ में हमने क्या है सॉन्ग्स लगा लिए, सॉन्ग्स प्ले कर लिए। वन कैन ऑल्सो वॉच मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय EPS, ठीक है, यहाँ पे आप बता रही हूँ EPS, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है जी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, मींस यहाँ पे कैश जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ हो रहा है, पेपर कैश का यूज़ नहीं होता है, ठीक है जी। जितने भी हमारे स्टोर्स हैं या शॉप्स हैं, अब उनमें क्या है ऑनलाइन पेमेंट्स का ज़्यादा मतलब ट्रेंड कह सकते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट्स जो है वो ज़्यादा होती हैं। हम क्या करते हैं अपने फ़ोन्स के ज़रिए, ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए या फिर जो कंप्यूटर्स शॉप्स वगैरह पे होते हैं, तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट्स ही प्रेफर करी जाती हैं, ठीक है जी। जैसे गूगल पे है, जी पे हम बोलते हैं उसको, ठीक है, या फ़ोन पे है, पेटीएम है, ठीक है, इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो वो किससे रिलेटेड है, EPS, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये टर्म जो है वो अंडरस्टैंड हो गई है। तो चलिए अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज़ एनी नॉन कैश पेमेंट, ठीक है, क्या है ये, नॉन कैश पेमेंट है, दैट डज नॉट इन्वॉल्व कैश और पेपर चेक, राइट। E-payment may be defined as online business purpose that is used to transfer fund using electronic media like personal computer, server, mobile phones or other devices like PDA, where various elements of electronic payment system are कंज्यूमर्स, मर्चेंट्स और बैंकिंग सिस्टम। मतलब ये क्या है, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को, राइट। अब देखिए इसके उन्होंने क्या पूछी हैं, व्हाट आर इट्स रिक्वायरमेंट्स, इसकी ज़रूरत जो है उसके बारे में पूछा है उन्होंने। फर्स्ट इज़ पोटेंशियल कस्टमर, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम मस्ट सेफ एंड सिक्योर एज फॉर एज पॉसिबल। वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर E-payment सिस्टम आर, क्या रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल कस्टमर, a potential customer who want to engage in online commerce is the first requirement. He is one who is going to initiate the process of E-payment, ठीक है। तो फर्स्ट ये रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। A consumer has to interact to avail the online commerce through the web browser. Users can download some browsers free of cost over the internet, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत है। देन उसके बाद हैं शॉपिंग मॉल्स। शॉपिंग मॉल इज़ a place where consumers visit for dealing in the required products. This is another requirement of E-payment. Then merchants website, purchase take place through the website of the merchant. It consists of home page related software to manage businesses. Online catalogs are displayed on the site. Consumers view the online catalog and select various items to be purchased, ठीक है जी। अब जैसे आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो वेरियस वेबसाइट्स अवेलेबल हैं,
ठीक है, ऑनलाइन, तो आप उन वेबसाइट्स पे जाके डायरेक्टली प्रोडक्ट की कैटलॉग चेक करते हो, जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है आप उसको ऐड टू कार्ट करते हो, देन उसकी पेमेंट आ जाती है। उसमें या तो सम टाइम जी पे, फ़ोनपे वगैरह की ऑप्शन होती है, या आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट अगर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, उसकी ऑप्शन होती है, उसमें आपने कार्ड की डिटेल डालनी होती है सच, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें देन है। उसके बाद ऑर्डर फॉर्म। अ मर्चेंट्स वेबसाइट प्रेजेंट्स द यूज़र एन ऑर्डर फॉर्म which is the list of item, price of item and the total price of the order. Total price is inclusive of shipping charges and taxes, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी बाय करते हो उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो ऐसे आप फिल करते हो ना, उसी के बारे में बताया यहाँ पे। नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप पेमेंट्स वगैरह करते हो, ठीक है। तो ईपीएस यही है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायग्राम्स ज़रूर आपने बनाने हैं, ठीक है जी। तो डायग्राम्स के बिना आप क्वेश्चन को अगर अटैम्प्ट करोगे तो मार्क्स कम आएंगे। सो कोशिश करनी है डायग्राम बनाने की, ठीक है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से या कोई भी फॉर्म में आप डायग्राम्स बना सकते हो। ऐसे ही आपने सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करना है, राइट। आगे देखिए, हमारा 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, एक्सप्लेन वेरियस थ्रेट्स ऑफ ई सिक्योरिटी, ठीक है। अब हम ऑनलाइन ही सभी काम करते हैं, ठीक है, जो भी डीलिंग्स हैं, अगर हम ट्रेड की या कॉमर्स की बात करते हैं तो वो भी सभी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही हैं, ठीक है। इवन हम स्टडी भी करते हैं वो भी ऑनलाइन ही हो गया है, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी क्या कहती है, ठीक है, कि अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी जो है वो क्यों ज़रूरी है, या मतलब कौन कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जिनसे, ऐसे कौन कौन से थ्रेट्स हैं जिनसे हमने बचना भी है, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं। ई सिक्योरिटी और इंटरनेट सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज अ यूज ऑफ एडिक्वेट मेथड प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट यूजर्स डाटा एंड सिस्टम। ई सिक्योरिटी बेसिकली किसके लिए है, जो भी हम इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, क्या क्या हमने प्रिकॉशंस यूज़ करनी है सो दैट हमारा डाटा जो है वो मतलब ख़राब ना हो जाए, या कोई हैक ना कर ले उसको, या कोई फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ, ठीक है। तो इसके बारे में हमने स्टडी करना है, ठीक। जो भी हैकर्स हैं, ठीक है, वो अटैक करते हैं मेजर एस्पेक्ट्स के ऊपर, जहाँ हमारी अगर स्पोर्ट्स वेबसाइट है उसको भी हैक कर लेते हैं। इवन हमारे जो फेसबुक अकाउंट्स हैं उनको भी कई बार आपने सुना भी होगा कि उसको हैक कर लिया जाता है। तो हमें कुछ ऐसी प्रिकॉशंस यूज़ करनी होती हैं जिससे हमें क्या है कि सिक्योरिटी मिल सके, हमारा डाटा जो है वो चोरी ना हो, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए कौन कौन से थ्रेट्स हैं, ठीक है। हैकिंग, क्रैकिंग एंड इंट्रूशन। Majority of the electronic funds are made by the hackers and crackers. They break the code of the security system. ये लाइन आपने याद करनी है। And they may crash the entire system, damage or change or steal the confidential data. Steal the confidential data मतलब चोरी, ठीक है, चोरी कर लेते हैं। And thus making loss to the business houses, ठीक। उसके बाद है fraud. Telemarketing has become an attractive media to do business. Variety of investment opportunities are displayed on internet, which is increasing the fraud. आजकल लोगों ने क्या है, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए क्या है, फ्रॉड्स का वो यूज़ करते हैं, मतलब फ्रॉड करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ देते हैं, करते कुछ हैं। तो जैसे क्या है कि ऑनलाइन नेट के ऊपर अगर हम सम टाइम चेक भी करते हैं, जैसे सपोज़ एक बारी मेरे साथ ही ऐसे हुआ था, मैं फेसबुक पे ना ऐसे कोई ऐड आ रही थी, तो उसमें मैंने ये चेक किया, कुछ मतलब क्लोथ्स थे, लाइक सूट्स वगैरह थे, तो उसका जो रेट था उन्होंने बहुत कम डाला था एज़ कम्पेयर टू अदर साइट्स जो भी प्राइसेस थे, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ देख के उसको ऐड टू कार्ट कर दिया और मैंने उस वेबसाइट से मंगवाया। तो कैश ऑन डिलीवरी किया,
तो जो पर्टिकुलर चीज़ थी वो चीज़ नहीं आई मेरे पास, ठीक है। तो मतलब क्या था कि उन्होंने शो कुछ किया हुआ था साइट के ऊपर लेकिन भेजा कुछ, ठीक। तो मतलब कहने का क्या है कि लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं, जस्ट क्या है कि ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कि ये क्या है अच्छी डील देख के जो है वो जो भी परचेजेस हैं वो करेंगे। तो लेकिन क्या है बेनिफिट उनको नहीं होता, एक्चुअल में ऐसे लोगों के झांसे में फंस जाते हैं और क्या है अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो जो फ्रॉडर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या है ऐसे ही लोगों का जो है वो नुकसान करते हैं। नेक्स्ट है आगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कंपनीज पॉलिसी मैटर टैक्स डिस्कवरीज एक्सेट्रा नो लॉन्गर रिमेन प्राइवेट, ठीक है। तो when these come on internet, trade secrets etc are stolen and reused by others. Due to this, originating company is at loss nowadays. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मतलब ये होता है कि कंपनी के जो भी हम ये कहते हैं पॉलिसीज़ हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है ज़्यादा देर तक जो है वो प्राइवेट नहीं रहती। मतलब जो हैकर्स होते हैं वो उनको क्या है हैक कर लेते हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने ऑनलाइन अपना जो भी कंपनी का डाटा वगैरह डाला होता है, ठीक है। तो ये भी जब इसमें सिक्योरिटी नहीं मिलती तो देन मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। देन वेरियस अदर थ्रेट्स में इंक्लूड डंपिंग वेयर इंटरनेट रिकनेक्शन चार्जेस आर चार्ज मच मोर as that of private charges. Still another is phishing, where fraudsters pretend to be from some good organization. They manage to get the important data. सेम वही है कि थ्रेट्स क्या है कि हमें फ्रॉडर से, हैकर्स से बचना है। अगर ये क्या है ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशंस या इवन हमारे ऑनलाइन डाटा को हैक करेंगे, ठीक है, हमारी मेजर पॉलिसीज़ जो हैं उनको चेंज करेंगे या मतलब हैक करेंगे, उसका मिसयूज़ करेंगे, तो देन हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इससे बचने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेनी चाहिए, जो भी एक एक्यूरेट मैनर में हमें प्रोवाइड होती है, ठीक। उसके बाद है हमारा 21st क्वेश्चन, ई बैंकिंग हैज़ मोर इम्पॉर्टेंस देन ट्रेडिशनल बैंकिंग फॉर बोथ बैंक एज वेल एज कंज्यूमर। अब ई बैंकिंग बैंक और कंज्यूमर दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। कैसे, उसके बारे में हमने बताना है। अब जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग थी उसमें क्या है कि लोगों को बैंक जाना पड़ता था, अपनी जो भी उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना होता था, ठीक है। लेकिन ई बैंकिंग जो है फर्स्टली तो ये 24 आवर्स अवेलेबल होती है, एनी टाइम यू कैन डू योर वर्क, और जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो उसी के बारे में हमने डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। ई बैंकिंग इज़ बेटर देन ट्रेडिशनल बैंकिंग बोथ फॉर बैंक एज वेल एज फॉर कंज्यूमर। बिकॉज क्यों ज़रूरी है या फिर क्यों बेनिफिशियल है, देखते हैं। फर्स्ट इज ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स 30 डेज 12 मंथ्स 365 डेज सर्विस टू इट्स कस्टमर्स, दस एनी टाइम बैंकिंग, ठीक है। इसको एनी टाइम बैंकिंग भी बोल सकते हैं, जब आप मर्जी चाहो आप अपनी जो भी सर्विस है वो ले सकते हो। देन उसके बाद है कस्टमर कैन विदड्रॉल कैश, डिपॉजिट कैश, चेक हिज अकाउंट बैलेंस अप टू दी मिनट डिटेल, कैन इंडल्ज दी ट्रांजैक्शन फ्रॉम हिज हाउस, his office while traveling or while mobile, thus anywhere banking, ठीक है जी। इसको एनीवेयर बैंकिंग भी बोलते हैं क्योंकि कस्टमर जो है वो अपना जो भी कैश है वो निकलवा सकता है, इवन कोई पेमेंट कर सकता है जब भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो अपने घर पे बैठा है, ऑफिस में है, या फिर कोई भी ट्रैवलिंग है, जा रहा है कहीं पे, जैसे भी। उसके बाद है ई बैंकिंग ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ बैंकिंग टू कस्टमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन है ऑनलाइन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है जी, ये भी इजी है। इट इनकलकेट द सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग एंड वॉचिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। अब आप देखिए, अगर आप फ़ोन पे या गूगल पे कोई भी पेमेंट करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप रन करते हो,
तो देन आपको एज सच कोई रिकॉर्ड अपनी बुक्स में नहीं रखना पड़ता, ठीक है। एज इट इज़ आपकी जो भी रिकॉर्डिंग मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पड़ी होती है, आप चेक कर सकते हो कहाँ पे आपने पेमेंट करी है, कितनी की करी है। तो वो चीज़ आपको क्या है कि मतलब ये नहीं होता कि आपको रिकॉर्ड करने की या बार बार देखने का या सोचने का वो होता है कि भी टेंशन कि हाँ हमने देखना है कहाँ पे हमने कितने पैसे खर्च किए हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जाते हो सब कुछ आपको मिल जाता है वहीं पे। और इवन ऑनलाइन बैंकिंग का भी ये बेनिफिट है कि आप अपने अकाउंट्स को भी चेक कर सकते हो, जो बैंक ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रहा है, क्या आपने आपके पास कितना बैलेंस रह गया है, कितना अमाउंट आपके पास है, ठीक है, ये सारा कुछ। तो उसके बाद है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, राइट फीचर्स ऑफ ई ट्रेडिंग, ठीक है। ई ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, ऑनलाइन सेल परचेज होती है सिक्योरिटीज़ की। तो उसके फीचर्स हैं, चलिए देखते हैं। ई ट्रेडिंग सर्विस एक्सचेंज, टू मेन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफर ई ट्रेडिंग सर्विसेज। कौन दे रहे हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या ऑफर करता है अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट्स को? ई ट्रेडिंग। देन है सेफ्टी पैरामीटर्स, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज सेफ्टी पैरामीटर, द यूजर्स हैव देयर IDs एंड पासवर्ड्स, दे आर completely confidential. Encryption standards algorithms are used to keep the data in the encrypted form. SSL, secure socket layer, is used to ensure that the information transmitted is safe, cannot be accessed by anyone, ठीक है। इस चीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे मतलब ये जो ID या पासवर्ड्स हैं, जैसे जो डील करते हैं सिक्योरिटीज़ में उनका डीमेट अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन। तो उसमें उसके ज़रिए वो क्या है अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रन करते हैं। तो देन ऑनलाइन जब अब ट्रेडिंग होती है तो देन उसमें क्या है आपका अलग से अकाउंट बनता है जिसमें ID पासवर्ड होता है, उसके बारे में ही यहाँ पे बात करी गई है। तो उसी से रिलेटेड जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं वो दिए गए हैं सो दैट कि इजीली जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रन हो। देन है कंफर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग, विद द हेल्प ऑफ contract note, confirmation of trading done on a particular day is given. Contract note is that note in which all traders are stated, establishing a legal relationship between client and member. उसके बाद है auction. On the payout day, all sort deliveries and unrectified bad deliveries of shares are put up for auction on internet. Trading limit and settlement cycle. Trading limit is the maximum number of times of customer can deal at one time, and settlement cycle is an account period for transaction related to securities, ठीक। तो नेक्स्ट है, ये भी इजी है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग के फीचर्स के बारे में बताना है। सेम ऐसे ही मैं बार बार बोल रही हूँ कि डायग्राम बना के फिर आपने एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है सूटेबल फॉर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ई मार्केटिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर प्रोड्यूसर एंड सेलर एज वेल एज फॉर दी कंज्यूमर्स। वो कैसे सूटेबल है? क्योंकि मार्केटिंग के ज़रिए ही आप क्या है ऑल ओवर दी वर्ल्ड या जिस भी पॉपुलेशन में आपने मार्केटिंग करनी है या मतलब प्रमोशन करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, आप उस एरिया को पर्टिकुलरली फोकस करके जो भी प्रमोशन है अपने प्रोडक्ट की या एडवर्टाइजमेंट है वो दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, ठीक। तो कंज्यूमर्स के लिए भी बेनिफिट कैसे हैं कि कंज्यूमर्स भी क्या है उन एडवर्टाइजमेंट को चेक करते हैं, देखते हैं एंड देन क्या है अपने जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट लेके फिर उसको पूरा करते हैं। देन है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। प्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। things are sold directly, no middlemen are involved, so cost effectiveness feature is there. वो कैसे है? जैसे डायरेक्टली जो कंपनीज़ हैं या मतलब हम ये कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जैसे बन के तैयार हुआ है तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आ रहा है थ्रू वेबसाइट्स, ठीक है।
तो उसके ज़रिए वो क्या करते हैं, मिडल मैन जो है वो एलिमिनेट हो गया। तो जितने भी क्या है हम ये कह सकते हैं कि लेवल्स थे डिस्ट्रीब्यूशन के वो एलिमिनेट हो गए। डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से कस्टमर को मिल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन। तो इसमें क्या है, कॉस्ट जो है वो भी कट गई, क्योंकि जितने भी मिडल मैन्स इंक्लूडेड होंगे उनको अलग से उनका मार्जिन ऐड करना पड़ता था। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑनलाइन जब कोई भी आप चीज़ परचेज़ करते भी हो तो आपको एज सच फिज़िकल स्टोर से काफ़ी कम रेट पे मिलती है, ठीक है। तो उसका यही है कि आपकी जो कॉस्ट है, मिडल मैन कॉस्ट है या अदर जो भी हम ये कहते हैं लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो डायरेक्टली आप जब परचेज़ करते हो तो देन ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। देन उसके बाद है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ई मार्केटिंग इन्वॉल्व रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड इंटरनेट टू सर्वाइव, ठीक है। मतलब आगे से आगे क्या होता जा रहा है, एक डेवलपमेंट हुई जा रही है, जैसे जो फैसिलिटीज़ हैं वो कस्टमर को भी और सेलर को भी मिल रही हैं, सो दैट जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इजीली डन हो। देन मार्केटिंग एक्सपीरियंस, कस्टमर आर फ्री टू विजिट वेरियस वेबसाइट्स, ठीक है, जहाँ पे मन करे उनका किसी भी टाइम वो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट को और प्राइसेस को। देन जो उनको सूटेबल लगता है वो उसको परचेज कर सकते हैं। देन है मल्टीमीडिया नेचर। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ ई मार्केटिंग इज इट्स मल्टीमीडिया लाइक ऑडियो विजुअल कैपेबिलिटीज, ठीक है। प्रोडक्ट समटाइम पता क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं उनको दिखाया जाता है, जैसे सपोज आप एडवर्टाइजमेंट ही देख लो, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स ही होते हैं, ठीक है, उनको यूज़ करके दिखाया जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या उसका यूज़ होगा। तो देन वो चीज़ें भी कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं एंड देन कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को लेने के लिए रेडी होता है, ठीक। तो मल्टीमीडिया इसमें आ गया क्योंकि ऑडियो विजुअल कैपेबिलिटीज़ इसमें आ जाती हैं, ठीक। सो बाय दीज क्वेश्चंस हमारा जो सेक्शन सी है वो आज कंप्लीट हो जाता है। कल हम फिर से मिलेंगे अपने नए जो पेपर के साथ, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज में आपको उसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे उनके बारे में बताऊंगी एंड हम वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये था हमारा सैम्पल पेपर। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे। सो फिर से कहती हूँ ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड उसकी अलग से वीडियो बन जाएगी जो भी टॉपिक्स आप। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छे से। ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई अलग से कोई वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक डाल के बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने नहीं किया है, सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।